मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं आज न्यूज़ हिंदी के इस चैनल में। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब कभी भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, 30 नवंबर को है गुरु नानक की जयंती। ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में भारत में एक धर्म का उदय हुआ जिसमें समानता, बहादुरी और उदारता की बात कही गई है। यह धर्म था सिख। इसकी स्थापना संत गुरु नानक द्वारा की गई है। कहा जाता है कि सिख धर्म भारत में चौथा सबसे बड़ा धर्म है। 30 नवंबर को गुरु नानक जयंती है। इस दिन का महत्व बहुत अधिक है। गुरु नानक जयंती सिख संप्रदाय के लोगों के लिए बेहद खास होता है। ऐसा कहा जाता है कि नानक देव का सांसारिक कार्यों में मन नहीं लगता था और वो ईश्वर की भक्ति और सत्संग आदि में जाता रहते थे। भगवान के प्रति इनका समर्पण देख लोगों के द्वारा इन्हें दिव्य पुरुष कहा जाना लगा। सिख धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल है गुरुद्वारा। पूरे भारत में 30 नवंबर को बड़े धूमधाम से इस दिन का पालन किया जाता है। आज है 30 नवंबर और आज है कार्तिक पूर्णिमा। हरिद्वार की सीमाएं सील की गई है। हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा स्थान पर रोक के बाद जिले के सीमाओं पर सील की गई है। अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों की सीमा से लौटाया जा रहा है। रविवार को करीब 2,500 वाहनों को वापस भेजा गया। इस दौरान यात्रियों की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। इससे कई जगह जाम के हालात भी लग गए हैं। हैदराबाद में अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से प्रचार में लगी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह प्रचार मैदान में उतर गए हैं। मेयर की कुर्सी पर काबिज होने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, जिसके मद्देनज़र एक के बाद एक हाई प्रोफाइल नेता प्रचार के मैदान में उतर रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पहुंच गए हैं। रोड शो के बाद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। इसके दौरान उन्होंने हैदराबाद की मेयर की सीट पर भाजपा की जीत का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा, मैं हैदराबाद के लोगों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भाजपा को अपना जोरदार समर्थन दिया है। भारतीय वायुसेना का विशेष बचाव अभियान। भारतीय वायुसेना ने एक विशेष बचाव अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत 50 भारतीय वैज्ञानिकों के एक ग्रुप को मध्य एशियाई देश से एक विशेष C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट विमान में वापस लाया गया है। खास बात यह है कि इन वैज्ञानिकों के ग्रुप में कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। दरअसल ये सभी वैज्ञानिक एक समझौते के तहत सेंट्रल एशिया के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। समाचार एजेंसी ANI के सूत्रों के अनुसार जैसे ही वैज्ञानिकों के समूहों के बीच कोरोना वायरस के फैलने की जानकारी मिली, उस देश में भारतीय दूतावास सक्रिय हो गया। तुरंत संबंधित सरकारी अधिकारियों ने भारतीय वायुसेना से पूछा कि क्या वह वैज्ञानिकों के उस समूह को वापस ला सकती है जिसमें कोरोना का मरीज शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने यह अभियान के तहत उनको वहां से निकाला है। पायल घोष को भारत रत्न। ऋचा चड्ढा के बाद पायल घोष को मिला है भारत रत्न डॉक्टर आम्बेडकर अवार्ड। इसे जाहिर की है उन्होंने खुशी। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के बाद एक्ट्रेस पायल घोष को भारत रत्न डॉक्टर आम्बेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस बात को जानकारी एक्ट्रेस ने ट्विटर पे जरिए दी है। अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता आगे बढ़ने के संकेत। दोहा शांति वार्ता के लिए 21 बिंदु तय। अफगानिस्तान में हिंसा के दौर के बीच सरकार और तालिबान के बीच शांति वार्ता आगे बढ़ने के संकेत। तालिबान ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच अब 21 बिंदुओं पर वार्ता को आगे बढ़ाने की सहमति हुई है। अफगान सरकार ने इस दावे पर कहा है कि गतिरोध अभी जारी है। तालिबान प्रवक्ता मोहम्मद नईम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 15 नवंबर को अफगान सरकार के साथ हुई बात में 21 बिंदुओं की तय किया गया है,
जिन पर बातचीत आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार को प्रस्ताव को ठुकरा कर नरेले के रास्ते दिल्ली में घुसे किसान, पुलिस को दोनों ओर से घेरा। किसान आंदोलन का आज चौथा दिन जारी है। सरकार की ओर से वार्तालाप की पेशकश की गई है, जिसे किसानों ने सिरे से ठुकरा दिया है। इधर एक बड़ी खबर आ रही है कि किसानों ने नरेले के रास्ते से दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। पुलिस को दोनों ओर से घेर लिया है। अब किसान इस रास्ते दिल्ली जा सकते हैं। इधर किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने समाचार एजेंसी एआई से बात करते हुए कहा कि हम किसी हाल में भी बुराड़ी नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया कि हमारे 30 संगठन मिलकर फैसला ले रहे हैं। किसानों ने कहा है कि उनका धरना जारी रहेगा। सरकार की ओर से आए पत्र के जवाब में किसानों ने यह साफ कर दिया है कि वो बिना बुराड़ी गए ही वो बॉर्डर के धरना रास्ते में आएंगे। पीएम किसान योजना, इस तारीख से किसानों के खाते में आएंगी पीएम किसान योजना की 7वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 7वीं किस्त 1 दिसंबर से किसानों के खाते में डालने की शुरुआत हो जाएगी। मोदी सरकार इस योजना के तहत हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपये डालती है। यह राशि 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तों में दी जाती है। मोदी सरकार पिछले 23 महीने में 11.17 करोड़ रुपया किसानों के बैंक खातों में 95 करोड़ से अधिक राशि डाल चुकी है। अब सरकार इस योजना के तहत 2,000 रुपये की 7वीं किस्त किसानों के खाते में डालने की तैयारी कर रही है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी। दिल्ली में 10 साल में सबसे अधिक ठंड। कश्मीर के गुलमार्ग सहित अन्य क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी से उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में ठंड बढ़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में हाल ही में उत्तर भारत के पहाड़ों पर ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है। हवाओं का रुख उत्तरी होने के कारण उत्तर भारत के तरफ से तेज़ रफ्तार की हवा बर्फीली हवा आ रही है, जिसमें मैदानी इलाकों में ठंड से भर दी है। यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर न्यूनतम तापमात्रा 10 डिग्री सेल्सियस पहुँच गई है। कृषि बिलों पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने दूसरे कार्यकाल में 18वीं बार मन की बात की। इसमें केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरुद्ध में जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद ने कृषि सुधारों को कानूनी स्वरूप काफ़ी विचार विमर्श के बाद दिया है, जिसमें किसानों को नए अधिकार और नए अवसर मिले हैं। मोदी ने अपने मासिक मन की बात कार्यक्रम में कहा, भारत में खेती और उससे जुड़े चीज़ों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कृषि सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाएं के द्वार खोल दी है। भारतीय विदेश सचिव के बाद चीन के रक्षा मंत्री नेपाल पहुंचे। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला के नेपाल की 2 दिन के दौरे के बाद रविवार को चीन की रक्षा मंत्री बोई फेघे नेपाल पहुंच गए। चीनी रक्षा मंत्री का नेपाल के गृह मंत्री राम बहादुर थापा ने स्वागत किया। चीनी रक्षा मंत्री ने यहां पत्रकारों को बताया कि वह दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग पर वार्ता के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि दोनों देशों के मजबूत संबंधों को नई ऊंचाई मिले। चीन के किसी बड़े अधिकारी का पिछले 1 साल में यह पहला दौरा है। सेशेल्स में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय मूल के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति से की मुलाकात। 2 दिवसीय यात्रा पर सेशेल्स पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिंद महासागर के इस देश के साथ कोरोना काल के बाद के दौरे में रणनीतिक संबंध और मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने सेशेल्स के शीर्ष नेतृत्व के साथ वार्ता भी की। संयुक्त अरब अमीरात के यहाँ पहुँचे जयशंकर मंगलवार को शुरू हुई 3 देशों की अपनी इस यात्रा के तहत बहरीन भी गए थे। बता दें कि जयशंकर की यह यात्रा ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब भारत हिंद महासागर में सामरिक रूप में अहम क्षेत्र में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए देश में बुनियादी ढांचा विकसित कर रहा है। आज के कोरोना के केस। आज देश में 41,322 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 485 लोगों की कोरोना से मौत हुई है।
ऑस्कार की दौड़ में भारतीय मूवी जल्लीकट्टू 93वें एकेडमी अवार्ड्स के लिए यानी कि ऑस्कार के लिए भारत ने मलयालम फिल्म जल्लीकट्टू पर दांव लगाया है। इस फिल्म को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने भारत की अधिकतर प्रविष्टि चुना है, जिसका मतलब है जल्लीकट्टू को ऑस्कर अवार्ड्स के बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में नामांकन पाने के लिए दुनिया भर के आने वाली दर्जनों और हज़ारों फिल्मों के बीच अपनी योग्यता साबित करनी होगी। इस बार फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव से अधिकतर फिल्म जानकार संतुष्ट नज़र आ रहे हैं और जल्लीकट्टू को एक योग्य दावेदार मान रहे हैं। बिग बॉस 14 रुबीना दिलेक बनी बिग बॉस की पहली फाइनलिस्ट। बिग बॉस 14 में इस वीकेंड का वार में सलमान खान ने एक ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया जिससे सुनकर न सिर्फ बिग बॉस के फैंस को झटका लगा है बल्कि घर में मौजूद हर सदस्यों के होश उड़ गए हैं। आमतौर पर बिग बॉस 3 महीने चलता है और जनवरी में जाकर शो का फाइनल होता है, लेकिन भाईजान ने कल के एपिसोड में यह बताया है कि बिग बॉस 14 का फाइनल जनवरी में नहीं बल्कि अगले हफ्ते ही होने वाला है। दूसरी एक दिवसीय मैच में भारत की हार। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकेंड ओडीआई मैच मेज़बान ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज़ का दूसरा मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा था। इस मैच में भारत के सामने जीत के लिए 390 रन का लक्ष्य रखा गया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम 9 विकेट पर 338 रन ही बना पाई। 51 रन से मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज को 2-0 से जीत लिया है। हार के बावजूद भी विराट कोहली ने बनाया ये विश्व रिकॉर्ड। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया दूसरे एक दिवसीय मैच में भारतीय टीम ने कप्तान विराट कोहली का दूसरा नाम विराट विश्व रिकॉर्ड कोहली कहा जाना गलत नहीं होगा, क्योंकि वे अब एक के बाद एक विश्व रिकॉर्ड कायम करते जा रहे हैं या फिर पुराने रिकॉर्ड को धराशायी करने जुटे हुए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में यह कोहली की और एक रिकॉर्ड होगी, क्योंकि विराट कोहली ने अब तक एक दिवसीय T20 और टेस्ट मैच में मिलाकर 22,000 रन पूरे किए हैं। उन्होंने जब 78वां रन लिया तब उनके 22,000 रन पूरे हुए हैं। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ओडीआई मैच में एक नई चीज़ देखने को सामने आई है। एक भारतीय दर्शक ने खेल के मैदान में अपने ही गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया और उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे एक्सेप्ट किया। यह देखकर दर्शकों का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके साथ साथ ही खिलाड़ियों ने उनका स्वागत भी किया। अब बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के जब्त होगी वाहन की आरसी। नए मसौदे पर सरकार ने शुरू किया काम। भारत में प्रदूषण सर्टिफिकेट अनिवार्य है, बावजूद इसके बहुत से लोग आज भी प्रदूषण सर्टिफिकेट पत्र के बिना ही वाहनों को चलाते हैं। लेकिन अब अगर आप इसे अनदेखा करेंगे तो आपको भारी परेशानी हो सकती है। दरअसल सरकार मोटर व्हीकल एक्ट में कुछ नए प्रावधान को जोड़ने जा रही है, जिसके चलते PUC सर्टिफिकेट का सख्ती से पालन किया जाएगा।